Hello everyone, I welcome all of you in this group discussion which is related to sociology thinkers as well as sociological topics. So मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सोशलॉजी के इस ग्रुप डिस्कशन में जहां हम लाइव डिस्कशन करते हैं सोशलॉजी समाज शास्त्र के अ, अध्ययन और उसके थिंकर्स को और उनसे रिलेटेड जो भी अलग-अलग जो उन्होंने अध्ययन किया है, जो उन्होंने थ्योरीज दी हैं, उसको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। Lastly, we started our discussion on Indian sociologists and their contribution towards the development of sociology and their theories regarding Indological perspective. तो उसी एक सीरीज में हमने लास्टली जो डिस्कस किए जिन थिंकर्स से हम रूबरू हुए उनमें से सबसे पहले थिंकर थे हमारे जीएस घुरिया जो कि फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहलाए जाते हैं। उसके बाद हमने राधा कमल मुखर्जी, ल्यू डिमो, एम एन श्रीनिवास और आज हम मैं सोशियोलॉजिस्ट तो नहीं कहूंगा, मैं मतलब एक तरीके से इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का या कॉन्स्टिट्यूशन के जनक के रूप में कहूंगा कि जो संविधान हमारा लिखा गया है उसके जनक, दाता और चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इनकी कई सारी खूबियां हैं जो भारत के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम आती हैं। और आप किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो, आप चाहे सोशियोलॉजी से आते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स से आते हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से आते हो, चाहे आप यू नो ह्यूमन रिसोर्स से आते हो, फिर चाहे आप यू नो साइकोलॉजी से आते हो, तो हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनका रहा है अलग अलग रूप से। मोस्टली इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रहा है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एज वेल एज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास और डिप्रेस्ड कास्ट, उसके लिए रहा है। बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी थे और आज भी काफी लोग इनके जो है इनकी जो खूबियां हैं उनके फैन हैं। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया अपनी तरफ से, जो एक स्टडी का एक महारत हासिल किया, जिस तरीके से इन्होंने स्टडी कर डाली शायद ही किसी भारतीय ने स्टडी करी हो। तो उस समय भारत की आजादी के पहले जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान, और जो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ चला करती थी उस दौरान जो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया, बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम द महाड़ जाति से बिलोंग करते थे, जो कि एक महाराष्ट्र की अनटचेबल, अस्पृश्यत जाति है, यानी कि जिसको छुआ नहीं जा सकता, अछूत जाति से बिलोंग करते थे तो महाराष्ट्र के। और इसी वजह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो इतना ज्यादा इनके साथ हुआ, समाज ने इनके साथ किया, उसकी वजह से इनके अंदर जो लौ, जो आग जली, उसी का हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बन करके जो एक आइन हमें मिला, जो देखने का एक नजरिया मिला समाज को, वो हमको मिल पाया, क्योंकि जो उस समय आग जली थी वो लिखित और कलम से उस रूप से बाहर निकल के आई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 में महुआ कैंट इंदौर में पैदा हुए। कास्ट जो अभी मैंने आपको बताई ही,
महार कास्ट से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र के, जो कि एक अनटचेबल कास्ट है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम रामजी सकपाल था और इनका खुद जो नाम था वो भीम सकपाल था। बाद में इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पड़ा, उसकी भी एक अलग कहानी है। सो इन्होंने सतारा महाराष्ट्र से अपनी पढ़ाई शुरुआत करी, अपनी पढ़ाई की। फिर उसके बाद एल्फिस एल्फिंस्टोन कॉलेज बॉम्बे से इन्होंने अपना जो है वहां पे ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद स्कॉलरशिप, गायकवाड़ स्कॉलरशिप जो महाराजा गायकवाड़ ने इनको प्रोवाइड करी, महाराजा गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा। तो उसके बाद इनको स्कॉलरशिप मिलने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में एडमिशन मिला, वहां से इन्होंने अपना एमए किया 1915 में। उसके बाद इन्होंने अपनी पीएचडी गॉट करी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन पॉलिटिकल साइंस, और इनकी जो पीएचडी थीसिस रही लंदन यूनिवर्सिटी में वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी रही, जो कि बहुत ही एक सबसे पहला, मतलब मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बुक कहलाती है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। उसके बाद 1923 में अंबेडकर ने लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। लॉ की प्रैक्टिस के दौरान ही इन्होंने दलित और डिप्रेस्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट और पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 1930 में ये प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के। 1936 में इन्होंने इंडियन लेबर पार्टी स्टार्ट करी, जो कि बाद में चल करके ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के रूप में जो है नाम चेंज हुआ उसका। 7 अगस्त 1942 में अंबेडकर जी मेंबर बने काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के, और उसके बाद 3 अगस्त जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद 3 अगस्त 1949 में इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से इनकी ये थोड़ी बहुत जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में भी, लास्ट एग्जामिनेशन में हमसे पूछी भी गई थी अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी, तो वो भी मैं बता देता हूं। जो इनकी बुक्स हैं, जो इनकी राइटिंग्स हैं, जिसमें इनका सबसे पहला काम रहा कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो कि इन्होंने 1916 से 1917 के बीच में लिखा। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट वर्क रहा वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनिविनाश, ये रहा। और उसके बाद 1946 में इन्होंने हु वर द शूद्राज लिखी। भारत की आजादी के बाद, या भारत की आजादी के समय ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज लिख रहे थे 1947 में। एंड 1943 में इन्होंने इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, और 1948 में द अनटचेबल्स हु आर दे करके बुक लिखी। तो ये कुछ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और मैं तो चाहूंगा आप इसमें में से कास्ट इन इंडिया जरूर पढ़ें, अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो। इसमें आप मैकेनिज्म, जेनेसिस और उसका डेवलपमेंट जान सकेंगे भारत में। उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि इनका मेनली फोकस था अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित और डिप्रेस्ड क्लास, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए क्या एक कानून व्यवस्था लाई जाए समाज में, जिससे उनको एक दर्जा प्राप्त हो बराबरी का। तो उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। सबसे पहले तो जब मैं आपको बता दूं कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, इसमें कौन कौन से लोग बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट सॉरी दलित में कौन कौन से लोग बिलोंग करते हैं, तो दलित में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लांस के अकॉर्डिंग। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अगर देखें, संवैधानिक तरीके से, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी हुई जातियां जितनी भी हैं, वो सभी जो है दलित कहलाई जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लांस, यानी कि संवैधानिक तरीके से। लेकिन अगर दलित के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यानी पॉलिटिकल डिस्कोर्स से अगर उसको देखा जाए, तो शेड्यूल्ड कास्ट जो होती है वो दलित कहलाई जाती है। और ये शेड्यूल्ड कास्ट जो वर्ड था, ये ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दिया था। और उसके बाद जैसे कि हमको सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने हरिजन बुलाया था इनको, यानी कि हरि के जन, मैन ऑफ गॉड, जो कि इन्होंने भक्ति सेंट मूवमेंट 17वीं शताब्दी के नरसिम्हा मेहता से ये वर्ड लिया था। इसके बाद इन्होंने
अपनी तरफ से काफी सारा काम किया अनटचेबल्स के लिए। और अनटचेबल्स के लिए जैसे मैंने भी बताया भी था, द अनटचेबल हु आर दे करके एक बुक भी है इनकी, वो लिखी हुई इन्होंने। और दलित को ये बताते कि दलित इज बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अंबेडकर मूवमेंट एंड इंडिकेट अ पॉलिटिकल एंड द सोशल अवेयरनेस। ये कहना चाह रहे थे कि दलित एक बाई प्रोडक्ट है, अंबेडकर अंबेडकर जो भी मूवमेंट करते थे उसका दलित एक बाई प्रोडक्ट था, पॉलिटिकल या सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और इनका मानना था, इनका एक मंत्रा जो कि कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, कि इन्होंने क्या मंत्रा दिया था दलित को मतलब उनको जगाने के लिए। तो उन्होंने कहा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। अपने आप को शिक्षित करो, ऑर्गेनाइज करो और आंदोलित करो अपने आप को, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। इनका मानना था कि आप अगर अपने अंदर कुछ बदलाव चाहते हो तो आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जितने भी पिछड़ी लोग थे, दलित थे, उनसे यही कहना चाहते थे कि यू हैव टू लिबरेट योर सेल्फ। आपको लिबरेट करना होगा अपने आप को, आपको अपने आप को स्वयं ही जगाना पड़ेगा, सेल्फ एलिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका स्ट्रगल कोई और नहीं करेगा, बल्कि आपको स्वयं ही अपना स्ट्रगल करना होगा। ये इनका मानना था। अंबेडकर मानते थे कि जो भी हमारे सामने ये जो जाति प्रथा चली आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण ब्राह्मण आइडियोलॉजी है। और उसके लिए वो उनके वेदास, स्मृति और उनके जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, मनुस्मृति, इन सभी को वो क्लेम करते थे कि ये सभी जो है एक तरीके से अनटचेबल्स के लिए अभिशाप हैं, और अनटचेबल्स बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराते थे वो इन सभी स्क्रिप्चर्स का, हिंदुज्म के। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने यही बताया कि हमको ये जाति का विनाश करना होगा, ये जाति हट पूरी तरीके से हटानी होगी। वो ये नहीं कहते थे कि जातियों का विभाजन करो या जातियों में अलग एक कास्ट बनाओ, एक अलग कोटा दो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। वो ये बात करते थे कि जाति होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करके बुक भी लिखी थी। फिर आगे चल करके इनके कई और भी सारे काम रहे, और दलित बहुजन समाज करके इन्होंने स्थापना भी करी जो कि ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ज्योतिराव फुल्ले, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर से। उसके बाद इन्होंने ऐसी डिमांड करी थी कि एक ऐसी ये कल्पना करते थे, क्योंकि ये भी थोड़ा से यूटोपियन थिंकर के रूप में उभर करके आते हैं, कि कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई कास्ट ना हो, जहां पे कोई क्लास ना हो, थोड़ा से इन्फ्लुएंस्ड होकर के कार्ल मार्क्स से। इस तरह की बातें भी ये करते थे। तो खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी मैंने काफी बोल दिया है इनके बारे में। मैं अब, क्योंकि काफी लोग जुड़ गए हैं, तो मैं एक एक करके आप सभी से जो है अब शुरू करूंगा डिस्कशन को, क्योंकि मैं वैसे बोलता चला जाऊंगा और आप लोग सिर्फ सुनते चले जाएंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है। मुझे भी काफी अच्छा लगता है इनको बताना, इनको जो है समझना, पढ़ना। आज मैं अपना एक्सपीरियंस भी पहले शेयर कर दूं कि मैं आज गया था, मैंने क्लास भी ली, और आपको यकीन मानिए कि जब आप क्लास लेने जाएंगे और क्लास लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको अभी बहुत कम आता है, अभी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि वहां पे जब मैं क्लास लेने गया आज, तो मेरे लिए एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि काफी सारे बच्चे, उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने, जैसे ही मैंने उनको सोशोलॉजिकल थ्योरीज बताना चालू करा, तो उन्होंने अपनी कॉपीज निकाल ली और कॉपीज में लिखने लगे। वो कहने लगे कि सर प्लीज हमें नोट्स बनवा क्रिएट करा दीजिए, नोट्स बनवा दीजिए, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह की चीजें होने लगी। और फिर कुछ नोट्स तो मैंने बनवाए उनके, और कुछ क्वेश्चंस भी आए, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे। और यही था कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे और भी पढ़ने की, समझने की, जानने की जरूरत है सोशियोलॉजी में। क्योंकि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को स्टूडेंट के सामने, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आज मैं भी कई बार ब्लॉक हो गया बोलते बोलते वहां पे। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शायद मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं सही बोल रहा हूँ। सो कई बार ऐसा मुझे डाउट भी लगा। So it's the kind of thing that has happened when you deliver your speech in front of the student, because the students nowadays checking you, okay, and they are smarter
than you think, and that is what happens today with me. And some student asking different way of questions and taking my numbers also to call me to understand some different topics and all. सो ये सारी चीजें हुई मेरे साथ आज, तो जस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, अब ज्यादा ना मैं बोलूंगा और आप लोगों को एक एक करके बोलने का मौका दूंगा। तो सबसे पहले आज रोली जुड़ी थी, तो मैं आज रोली से ही कहूंगा कि यस रोली, आप सबसे पहले बताइए बी आर अम्बेडकर के बारे में जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपको कांग्रेचुलेसन, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने गए थे इसके लिए। हाँ मतलब एक मैंने क्लास ली, वो एक था मेरे लिए एक्सपीरियंस था आज पहला जी। यस सर। यस सर जैसे कि कल तो मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि क्लास था अंतरा मैम का, इसी वजह से तो मैं आज सोची मैं सबसे पहले बता लूंगी। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको जैसा भी ठीक लगे आप उसी अकॉर्डिंग आया करिए। ठीक है। सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी गांव में। जैसे कि इनका नाम ये भारत रत्न के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये इस नाम के पीछे बहुत तो कहावत है। जैसे कि इनके माँ का नाम था भीम, तो इनकी माँ ने अपना ये जो नाम था वो ऐड किया, और इनके पिता का नाम था राम जी, तो फिर ये अपने पिता का भी नाम उस पे ऐड हुआ। और जो ये अंबेडकर जी हैं, ये इनका खुद का नाम नहीं था। जहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण किए थे, उन ब्राह्मण जो टीचर होते थे, गुरु, उनका नाम था अंबेडकर, क्योंकि वो कहते थे कि जो ये हमारे देश के लिए, या फिर उनको एक टीचर एक मित्र को हमेशा आभास हो जाता है कि ये सामने वाला कैसा रिएक्ट कर रहा, वो कितना तेज है पढ़ने में, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही आगे। तो उन्होंने अपना नाम दिया अंबेडकर, और कहा कि जो ये सूर्य की लालिमा है जो मेरे आंखों से दिखाई दे रही है, वो कभी सिकुड़ने ना पाए, हमेशा सूर्य की तरह चमकता चमकता रहे। इसीलिए वो ब्राह्मण हो करके भी एक दलित को अपना नाम दिए। और उन्होंने अपने ये नहीं सोचा कि ये दलित है, उन्होंने शिक्षा भी उनको दिया, और उसके बाद उनको अपने घर पे खाना पीना सब कुछ खिलाते थे। और जैसे कहते हैं कि जो भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, तो इनकी जो जीवन चक्र है वो बहुत ज्यादा नहीं मतलब चल पाए, क्योंकि पहले के जमाने में लोग 80 90 70 साल से जीते थे। बट इनका जब मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था, क्योंकि इनका ये बहुत ज्यादा इनका तबीयत खराब हुआ करता था उस टाइम। उसके बाद इनका जहाँ पे जन्म हुआ था मऊ एमपी में, इसको जैसे कि पहले महाराष्ट्र नहीं कहा जाता था, एक सेंटर सर मुझे याद नहीं आ रहा, और नाम से बुलाया जाता था। और जो इनके और फिर इनका ये जन्म जो सबसे है पहले हाँ महुआ कैंट में हुआ था, इंदौर में भी मैंने बताया था। हाँ। और फिर जैसे कि इनके जो पिता थे वो पहले से एक ब्रिटिश में इंडिया आर्मी थे, जिससे कि ये जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले ही इनके जो पिता थे वो सूबेदार थे। आज के डेट में आईएएस पीसीएस के लेवल की वो डिग्री है जो ये नौकरी करते थे। तो फिर इनका जब जन्म हुआ वो 3 साल बाद उनके पिता का रिटायरमेंट हो गया, फिर वो पेंसिल वगैरह मिलने लगा। तो उतने से जो हम लोग दलित परिवार से या फिर जो महार कास्ट होते हैं उसमें उनकी जीवन निर्वाह उतने में नहीं हो पाती थी जितने में पहले जब इनका ऐशो आराम की जिंदगी थी तब ये आए नहीं। और जब ये आए तो फिर इनकी जो पिता की पोस्ट थी वो रिटायरमेंट में बदल गई। और फिर इनकी जैसे कि इनकी जो शादी हुई थी सबसे पहले तो एक रामाबाई से हुई थी 1906 से 1935 में इनकी देहांत हो गई थी। जैसे कि
उसके बाद फिर वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और फिर सोचने लगे मेरी अगर कोई भी सडनली ऐसे किसी माँ-बाप की देहांत हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है, तो हर बच्चा, हर माँ-बाप अपने उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक ब्राह्मण सविता अम्बेडकर करके उनके लाइफ में 1948 में आती हैं और फिर उनसे शादी होती है। ये जो डॉक्टर सविता अम्बेडकर हैं, ये काफ़ी पढ़ी-लिखी थी और ये हुँ, एक ब्राह्मण परिवार से बिलॉन्ग करती थी। हुँ, हुँ, और भीमराव अम्बेडकर एक जीनियस माइंड के थे। उनके दिमाग में ये चलता था कि मैं इस जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करूँ और सर्वे करूँ और जो हमारी सोसाइटी में दलित लोग हैं, उसको बाहर निकालें और जो हमारी ये अनटचेबल है, छुआ-छूत है, भेदभाव है, जो परछाई से घृणा करते हैं, बातों से घृणा करते हैं, हमारे पानी टच कर देने से हमें मार-पीट पड़ती है, उससे हमें छुटकारा पाने के लिए हमें एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके जो हमारी ये ऊँच-नीच, जाति भेदभाव है, वो जाके खत्म हो पाएगी। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में एमबीए की डिग्री प्राप्त की और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए प्लस पीएचडी वहाँ से किया। न्यूयॉर्क पहले यहाँ पे जैसे कि इन ये तो दलित थे बट जो इनकी पढ़ने की स्कॉलर्स इनको मिल गई थी क्योंकि जो ब्राह्मण पंडित थे या फिर उनके गुरु थे उन्होंने ये सब उनके स्कॉलर्स के रूप में प्रोवाइड किया था उनको ताकि वो जाके अमेरिका में अपनी जो भी पीएचडी की प्रोसेस है एमए की जो भी उनकी पढ़ाई वो कंप्लीट हो जाए। फिर इन्हें लंदन में लंदन स्कूल में इकोनॉमिक्स में ये एमएससी भी किए और प्लस डीएससी भी किए। एमएससी उस डेट में करना बहुत बड़ी बात होती है। आज के डेट में तो कोई भी एमएससी कर लेता है बट जब ये भीमराव अम्बेडकर थे उस डेट में एमएससी और जो डीएससी होता है वो बहुत बड़ी बात होती थी करना और एक दलित परिवार से होकर उतने ऊँचे स्थान पे अपना नाम दर्जा किए और फिर इन्होंने लॉ की भी स्टडी की और फिर जैसे कि जो इनके गुरु थे उनका नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर तो उन्होंने कहा था कि मैं तो अपना जो ब्राह्मण मेरा स्टेटस है उसको तो मैं नहीं दे सकता हूँ बट जो मेरा लास्ट का अम्बेडकर जो हमारा टाइटल लगता है उसको मैं तुमको दे सकता हूँ फिर उन्होंने वो अम्बेडकर दिया तो सब कुछ जो जोड़ करके उनका नाम पड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हुँ, हुँ, और बहुत सर हाँ, हाँ, और फिर सर ये बहुत छोटे थे तो फिर जैसे कि इनके जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे तो थे और ये जॉब भी करते थे बट कहीं न कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी वो और फिर ये दलित परिवार से बिलॉन्ग करते थे। उसके बाद कैसों भी करके ये अपने इधर-उधर करके जुगाड़ लगा के क्योंकि इनके अंदर एक पढ़ने की लालसा थी। तो वो गए और किसी स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिए। फिर उसके बाद जो टीचर थे, उनको अंदर नहीं आने देते थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे, उनको बाहर ही बैठने को कहते थे। तो ये गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते थे, तो फिर उसके बाद ये जो चटाई होती है, बोरा जो गाँव में चलता है, उसको लेके आते थे, वहीं बाहर ही बैठते थे। और उसके बाद अंदर जो भी ऊपर के जो हाई कास्ट के या फिर हाई लेवल के स्टूडेंट होते थे वो बेंच पे बैठते थे और जो टीचर होते थे वो भी बट ये वो गेट के बाहर ही जो क्लास की गेट होती है उसी के किनारे वो बैठे करते थे एक दिन क्वेश्चन पूछे तो नहीं बता पाए सारे स्टूडेंट फिर ये बार बार हाथ खड़ा करते थे तो एक दिन बोले सारे बच्चों से कि 5 और 7 कितना होता है फिर भी उन्होंने हाथ खड़ा किया भीमराव अम्बेडकर छोटे से बच्चे थे उन्हें इतना भी नॉलेज नहीं था कि एक बार डांटने से नहीं पूछना चाहिए, हाथ नहीं ऊपर करना चाहिए। आजकल के स्टूडेंट को हम लोग को अगर कोई डाँट दे तो ईगो आ जाती है कि मैं दोबारा तो नहीं पूछूँगी, गो सर्च कर लूँगी, गूगल कर लूँगी, यूट्यूब देख लूँगी बट उनके अंदर वो ईगो नहीं थी। फिर तीसरे दिन मैथ का ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे, फिर उन्होंने बुलाया कि आओ लगाना है ये, तो उन्होंने लगा दिया। फिर वो जो स्टूडेंट थे, वो लोग उठ के भागने लगे, तो वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों है? तो वो लोग ये कहने लगे कि जो हमारे टिफ़िन पे जो खाना है या फिर जो हम लोग
जो परछाई है उससे दलित लोग का जो हमारा घृणा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो फिर घर आ जाते हैं, फिर वो अपने पिता से ये सब कहते हैं, फिर उनके पिता वहां से निकाल के वो बड़े स्तर पे एडमिशन करवा देते हैं। यस। और सर हाँ। ये उसके बाद फिर जैसे कि गांव में अगर ये पानी पी लेते थे तो भी मारपीट होती रहती थी, या फिर ये रक्से पे बैठ जाते थे फिर भी इनको उसकी भरपाई करनी पड़ती कि तुम दलित जात हो, तुम्हारी परछाई से भी लोगों को घृणा होती है। बट ये सिलसिला खत्म नहीं होती है जब तक ये सारी डिग्री प्राप्त करके फिर रिटर्न आते हैं, उसके बावजूद भी जो प्यून होता रहा, जो चपरासी रहता था, वो भी दूर से ही वो रजिस्टर वगैरह उनके सामने फेंका करता था कि तुम एक दलित परिवार से हो, भले से तुमने इतना डिग्री प्राप्त कर ली। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में वो मानसिकता बनी होती है कि दलित है, कितना ही उनका रिस्पेक्ट करें। लेकिन उन्होंने एक जो हमारी इंडिया है, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो बट इनके डेथ होने के बाद अगर वही जिंदा रहते तो ही इनको जो रत्न भारत रत्न है मिला होता, तो शायद वो खुशी से एकदम देश को और आगे बढ़ाए होते। बट उनके मर जाने के बाद भी उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, यही बहुत हमारे देश के लिए बड़ी बात है। और एजुकेशन लाइफ में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप गरीब हो तो कितना अमीर इंसान के सामने जाके आप बैठ सकते हो, इतना एजुकेशन में दम है। थैंक यू सो मच। Oh, very much, very good. You have told a story of how that Dr. Bhimrao Ambedkar got a name of Bhimrao Ambedkar, and how he struggled on that time to get a knowledge, and the discrimination he faces on that time. You told it very well. So किस तरीके से जो एक समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, वो बहुत ही हीनियस हो रहा था उनके साथ। मतलब ऐसे कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन तो हम देखने को मिलता है हमें, लेकिन जैसे अभी रोली ने बताया एक हीनियस क्राइम था वो, कि जस्ट सपोज इट, एक लड़का है जो बच्चा है और वो जा रहा है पढ़ने के लिए और उसको बाहर बैठाया जा रहा है, उसको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है उसके हाथों से। दैट काइंड ऑफ, मतलब इस तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ सोचिए आज इस 21st सेंचुरी में हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो वो जो एक क्राइम था, मैं तो इसको क्राइम कहूंगा, वो क्राइम जो उनके साथ हुआ उसकी वजह से आज हम सभी को पढ़ने का मौका मिला। तो वो जो, मैं तो ये कहूंगा कि जो लड़कियों को सबसे ज्यादा सपोर्टिव जो रहे वो यही रहे इंडिया में, क्योंकि जो पढ़ने की एक आजादी थी जो शायद नहीं थी, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बेसिस भी नहीं थी, बहुत सारे उसमें ब्लॉकेज थे, वो सभी क्लियर किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सो अब निशा से मैं चाहूंगा कि निशा इसके ऊपर थोड़ा से अपना व्यू दें, अगर निशा बोल पाए आप। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड। सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं। अगर इनकी ओनली सोशोलॉजिस्ट में नहीं, इकोनॉमी में, लॉ में और अलग जैसे रिफॉर्म की हम्म। बात किया जाए उसमें भी बहुत बड़ा नाम है। और हम्म। और अगर इंडिया की बात की जाए तो मतलब पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने ही चेंज किया कि कैसे आगे वर्क करेगा। क्योंकि जो अगर इसके पहले देखा जाए विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो सोसाइटी था वो हम्म। काफी ज्यादा वॉश था। मतलब कैसे लोगों को हम्म। मतलब हम्म। टॉर्चर किया जाता था, चाहे फीमेल हो हम्म। चाहे हम्म। मतलब लोअर क्लास के, जैसे कि अनटचेबल से बिलोंग करते थे वी आर अम्बेडकर। अगर हम हम्म। इनके हम्म। लाइफ स्केच पे प्रकाश डालें तो इनका जन्म 1891 में हुआ था और डेथ हम्म। 1956 में हुआ था। हम्म। और जैसे कि इनका जो नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर बोला जाता है, पूरा नाम इनका यही है। और इनके फादर हम्म। का जो नाम था रामजी सकपल था, और इनके माता जी का नाम भीमा भीमाबाई सकपल था। तो इनका नाम जो हम्म। है वो तीन लोगों के नाम से मिलके बनता है। इनकी माता के नाम
और इनके पिता का नाम और इनके जो टीचर थे उनके नाम पे बनता है। तो इनका स्टार्टिंग में जो नाम था वो भीम था, और जैसे कि माँ ने इनका नाम रखा था। और सेकंड जो नाम आता है राम जी, इनके पिता का नाम आता है। और अंबेडकर इनके टीचर ने नाम दिया था, जो कि अंबेडकर एक प्योर ब्राह्मण में ये कैटेगरी आती है। तो उन्होंने इसका नाम दिया था ताकि जो भी मतलब टॉर्चर वगैरह हो रहा है वो उनके साथ ना हो, लेकिन फिर भी होता ही था क्योंकि लोग की जो मेंटालिटी थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। और अगर इनकी बात करें तो इनको भारत रत्न से भी अवार्ड किया था, जैसे रूली ने मेंशन किया, आफ्टर डेथ 1990 में किया गया था। और इनके जो पिताजी थे वो इंडियन आर्मी थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे। और अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनका जो एलिमेंट्री एजुकेशन था वो 1900 इन सातरा महाराष्ट्र में हुआ था। और और इनका बीए जो मतलब जो ग्रेजुएशन था वो एल्फिस्टन कॉलेज इन बॉम्बे में कंप्लीट हुआ था। और अगर इनकी कुछ जो इनकी डिग्री थी वो फॉरेन में कंप्लीट हुई थी, जैसे कि यूएसए में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए और पीएचडी कंप्लीट किया था। लंदन में जैसे कि कोलंबिया में इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, पर जैसे कि इनको स्कॉलरशिप मिला था महाराजा ऑफ बड़ौदा के द्वारा 3 साल के लिए। तो ये जो इनको जो स्कॉलरशिप दिया गया था ऐसे ही नहीं दिया गया था, एक शर्त रखा गया था कि आप 3 साल के लिए जा तो रहे हैं, आप 3 साल पढ़ाई करने के बाद आप आके बड़ौदा को सर्व करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं सर्व करूंगा। तो इन्होंने कहा था आप 10 साल तक सर्व करेंगे बड़ौदा को, तो बोला इन्होंने ठीक है। तो फिर ये 3 साल गए यूएसए में, अपना एमए और पीएचडी कंप्लीट किए। और फिर ये और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन 3 साल इनको वापस आना पड़ा इंडिया में। जब इंडिया में आए तो मतलब वहां पे रहे तो उनका काफी अच्छा मतलब लोगों से मिलना उलना काफी अच्छा रहा, क्योंकि वहां पे ऐसी कास्ट टाइप की चीज नहीं थी वहां पे। लेकिन जब वो इंडिया में आए तो फिर से उनके साथ यही चीजें होने लगी कि आप बैठ नहीं सकते, आप खा नहीं सकते। लेकिन जब ये बड़ौदा में आए तो इनको अच्छा पोस्ट मिला था आर्मी में, लेकिन बड़े पोस्ट पे थे। लेकिन जो इनके जो सीनियर मतलब जो जूनियर थे वो उनकी बातों को नहीं मानते थे कि बड़े आए हमको मतलब आदेश देने वाले, ऑर्डर देने वाले, अनटचेबल्स में आप आते हैं। तो इस तरीके से उनको मतलब इनफैक्ट जो पानी देने वाले जैसे जो सर्वेंट थे वो भी इनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जिससे बहुत ज्यादा इनका माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो ये सोचे कि मुझे और आगे पढ़ना है, तो अपने दोस्तों की सहायता से लंदन स्कूल में गए, जहाँ पे इन्होंने मतलब एमएससी और डीसीएस अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर उसके बाद से इन्होंने इंग्लैंड में गए। इंग्लैंड में गए तो उनको ग्रेज इन करके उसमें वहां पे वो अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। जैसे कि जैसे वो कहते हैं ना उनको बैरिस्टर एट लॉ भी कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। जैसे कि बैरिस्टर और लॉयर में अंतर होता है, जैसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड बैरिस्टर। जैसे कि अगर हम इंडिया में लॉयर की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो लॉयर बोलते हैं, और अगर हम इंग्लैंड में लॉयर की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं लॉ की तो उसे बैरिस्टर कहते हैं। तो जैसे कि इन्होंने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई लॉ की कंप्लीट की थी, इसलिए इन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। और अगर हम इनकी एक मतलब इन्होंने एक मूवमेंट भी किया था इसी से रिलेटेड, जैसे कि कास्ट से रिलेटेड, जैसे कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये सब हो रहे थे, टॉर्चर किया जा रहा था। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था जो कि फेल भी हो गया था, और जिसकी वजह से वो बुद्धिज्म को अपनाए थे। महर करके मूवमेंट था जिसमें 1924 में ये शुरू हुआ था, जिसका मतलब मेन जो एम था उसका ये था कि जो पब्लिक वाटर है उसको यूज करने दिया जाए, और जो टेम्पल्स है उसमें एंट्री दिया जाए, एजुकेशन राइट दिया जाए, ऑक्यूपेशन राइट दिया जाए। इस 4 चीजों पे ये मतलब महर मूवमेंट का फोकस था, जिसमें वो मतलब एक बड़ा कदम भी लिए थे, जो कि बहुत बड़ा मतलब वो बहुत बड़ा इतना ज्यादा लोगों के साथ ऑपरेस किया गया था। मतलब जो ब्राह्मण लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे, लोअर लोग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किए थे। 20 मार्च को ये दलित जो थी वो महद नाम का कोई मतलब टैंक था जहाँ पे ये लोग पानी पिए थे, जिसकी वजह से जितने लोग मतलब जो अनटचेबल जो भी लोग उसमें पानी पिए थे उनके घर को तोड़ दिया गया था। इतना ज्यादा मतलब उनको घर के तोड़ दिया गया था और उनको पीटा गया था, जिसकी वजह से जो भीमराव अम्बेडकर है वो बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हो गए थे। और इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि दिसंबर 25 को उन्होंने मेन्यूस्क्रिप्ट को मतलब बर्न कर दिया था, मतलब उसको जला दिया था आग में,
कि मतलब उसी हम्म जैसे मेन्यूस्क्रिप्ट है जो हिंदू का, उसमें मतलब कास्ट के बारे में हम्म बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया था कि कौन दलित है, कौन क्या है। तो इसी वजह से उन्होंने उसको जला दिया गया था। और इसी दिन को हर साल मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भीमराव अम्बेडकर हम्म ने मैन्युस्क्रिप्ट को जलाया हम्म था। हम्म और इसी वजह हम्म से जब डिस्टर्ब हो गए थे बहुत ज्यादा भीमराव अम्बेडकर, तो वो 14 हम्म अक्टूबर 1956 को वो मतलब बुद्धिज्म कन्वर्ट हो गए थे, जिसमें तीन हम्म लाख हम्म हम्म पैंसठ हजार लोगों ने उनके साथ हम्म कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में। हाँ और और अगर उनका एक पूना पैक्ट भी हुआ था जो महात्मा गांधी के साथ उन्होंने मिलके किया था, जिसमें वो ये बोले थे कि जो मतलब ऑप्रेस्ड क्लास है उसको अलग राइट देना चाहिए, जो इन हम्म 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। और हम्म और इनका कंट्रीब्यूशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये मतलब चेयरमैन थे, हेड ऑफ चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इनको फादर हम्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हम्म और अगर हम इनके पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, जिसमें हम्म दो थिंकर मेन है जो वो भी आते हैं, जैसे रणजीत गुहा और डेविड हार्डीमैन भी आते हैं। और सबाल्टर्न हम्म का मतलब होता है कि जो बॉटम बॉटम जैसे लोअर क्लास जो है उनके लिए मतलब बात की जाती है, जैसे कि सबऑर्डिनेट बेस्ड है, जैसे कि कास्ट, क्लास, एज, जेंडर, रेस, इनके बेस पे जो हाँ नीचे आ रहे हैं उनके मतलब उनके लिए उनकी बातों को समझने के लिए इस पर्सपेक्टिव हम्म में बात की जाती है। हम्म और इन्होंने जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 वर्ड की बात की जाती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, एफर्टिनिटी। इस वर्ड को भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम इस वर्ड की मीनिंग की बात करें, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू लाइव, इक्वालिटी मतलब इक्वल राइट, और फर्टिनिटी मतलब ब्रदरहुड, मतलब मिलजुल के रहें। कि ये नहीं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और फिर इन्होंने जैसे कि आप स्टार्टिंग में मेंशन किया था, इन्होंने एजुकेट, एडुकेट और ऑर्गेनाइज की बात की थी। इन्होंने सजेस्ट किया था दलित लोगों को कि आप एजुकेट हो, आप एडुकेट हो और ऑर्गेनाइज हो। मतलब एजुकेट मतलब आप शिक्षा ग्रहण करो। जिस शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी। मेच्योरिटी आएगी तो आप आर्ग्यू करोगे, आप फोर्स करोगे कि हम नहीं ऐसा करेंगे पब्लिक में। फिर जब आप आर्ग्यू करोगे तो आप कलेक्ट होंगे, आप ऑर्गेनाइज होगे तो आप मूवमेंट करोगे। जब आप मूवमेंट करोगे तभी जाके हमारे समाज में चेंजेस आएंगे। तो इनका मेन यही एम यही था इन 3 वर्ड को देने का। और अगर हम इनका कास्ट में कंट्रीब्यूशन देखें तो ये बोले थे कि जैसे कि अगर इसके पहले भी हम लोग 4 थिंकर्स को मतलब डिस्क्राइब किया था, जैसे कि जीएस कुरिये, लुइस डूमो और एमएन श्रीनिवास। इन तीनों ने भी एट्रीब्यूशनल कास्ट की बात की थी, और ये भी एट्रीब्यूशनल अप्रोच की बात की। कुछ फीचर्स बताए थे इन्होंने कास्ट के। सबसे पहले हम इनके कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन को बताएंगे। जैसे कुछ इन्होंने फीचर्स बताए, फिर इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ना थ्योरी बताए, कास्ट एंड डिवीजन ऑफ लेबर बताया, सोशलिस्ट एंड कास्ट सिस्टम बताया, और एलिनेशन ऑफ कास्ट बताया। मतलब एलिनेशन ऑफ कास्ट में कहा कि कास्ट को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, कि कास्ट की क्या नीड है जब इसमें लोगों को मतलब ऐसे ऑपरेट किया जा रहा है। तो इन्होंने कास्ट के जो एट्रीब्यूशनल अप्रोच के थ्रू इन्होंने बताया था कि 3 फीचर्स बताए थे इन्होंने, कि जैसे कि ग्रेडेड इक्वालिटी है हमारे कास्ट में, जैसे कि इनइक्वालिटी, सॉरी, ग्रेडेड इनइक्वालिटी बोला था उन्होंने, कि जैसे कुछ लोगों को इतना ऊपर रख दिया गया, कुछ लोगों को इतना नीचे रख दिया गया है कि कुछ लोग मतलब जैसे कि लग रहा है कि वो गॉड के मतलब पूर्वज हैं, और कुछ लोग ऐसे लग रहा है कि मतलब उनकी कोई समाज में अस्तित्व ही नहीं है। फिर उन्होंने एक और फीचर्स बताया था, ग्रेडेड ऑक्यूपेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, एक्सक्राइब्ड ऑक्यूपेशन है, पहले से प्री डिसाइडेड ऑक्यूपेशन है कि कौन क्या करेगा, और उनकी नॉलेज को मैटर ही नहीं होता है कि वो कितना नॉलेजेबल है, चाहे कितना वो टैलेंटेड है। फिर थर्ड इन्होंने बताया था कॉन्फाइनमेंट ऑफ इंटरेक्शन, जिसमें इन्हें बताया था कि इंटर कास्ट मैरिज की उन्होंने बात की थी, कि फूड मतलब एक साथ भोजन नहीं कर सकते हैं, एक साथ वाटर मतलब नहीं ले सकते हैं, जैसे कि टैंक वगैरह में अलाउ नहीं था अनटचेबल्स को कि आप जाके वाटर लें। इनफैक्ट उनको अलग ही तरीके से कोई और निकाल के देगा साइड में, तो वो पानी पीने जो बॉटल रहता था उससे नहीं पी सकते थे। फिर उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ना थ्योरी का भी बात की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेन बात उसमें वो ये था कि उन्होंने बोला था कि वर्ना जो है उसका ही रिजल्ट है दल जो हमारा जाति है,
जो हमारा अनटचेबल्स है वो वरना ही हमारे समाज में मतलब लाया है। और वरना की ही वजह से हमारे जो समाज में लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिलिटी फेल हो गया है। नहीं तो अगर लिबर्टी और इक्वालिटी और फर्टिलिटी होती तो हमारे समाज में ऐसी स्थिति नहीं आती। और वो कास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, कहते हैं कि कास्ट में पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। और ये एक और बात बोलते हैं कि जो सोशलिस्ट एंड कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म भी कर दिया जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई वर्क ही नहीं करेगा वो, क्योंकि वो ऐसा बना ही दिया गया है। इसकी बात वो करते हैं। और फिर लास्ट में वो बात करते हैं कि एलियनेशन ऑफ कास्ट, मतलब ये बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए कास्ट को, जो शास्त्रार्थ में जो मेंशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए पूरी तरीके से। और फिर लास्टली उनके कुछ मेन पॉइंट को बताना चाहेंगे। जैसे कि उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है बी आर अम्बेडकर को। और उनको जैसे कि भारत में जैसे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उनको इंडियन निर्माता भी बोला जाता है। So that's all from my side. Okay. So Nisha explained it very very concisely, very explained in a brief manner. बी आर अम्बेडकर को निशा ने बहुत ही अच्छे से बताया। और वैसे तो वो थिंकर्स को अच्छे से बताती ही हैं, लेकिन आज उन्होंने और भी अच्छे से बी आर अम्बेडकर को एक्सप्लेन किया। आप इसकी रिकॉर्डिंग जब भी सुनिएगा तो निशा की इस स्पीच को जरूर सुनिएगा। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हर एक पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट एंड कैसे उनका थोड़ा सा जीवन के ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला, फिर कैसे उनकी शिक्षा रही, कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया जो अपलिफ्टमेंट ऑफ कास्ट के लिए, कौन कौन से उन्होंने इस आंदोलन चलाए, जैसे महार सत्याग्रह को भी उन्होंने बताया। और क्या उनकी जो एक उन्होंने बात करी इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की, जो जिसकी वो बात करते थे कि ये नहीं है, इसी वजह से वर्ण व्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है। और अगर ये होता लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो वर्ण व्यवस्था नहीं होती यहाँ पे। तो बी आर अम्बेडकर क्योंकि कहते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नहीं बल्कि सोशल डेमोक्रेसी की भी जरूरत है, जिसकी बात निशा ने करी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो कि सोशल डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं, वो होनी चाहिए सोसाइटी में, जिसकी बात बी आर अम्बेडकर करते थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बताया निशा ने। तो अब कोई बोलना चाहे बी आर अम्बेडकर के ऊपर, एनीबडी एल्स वांट टू स्पीक ऑन बी आर अम्बेडकर, दे कैन रेज देयर हैंड। तो वो अपना हाथ उठा सकता है। ओके, केपी वांट टू स्पीक। तो केपी को मैं जी स्पीक करिए केपी आप। गुड इवनिंग सर एंड ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। वैसे मेरी इतना मैंने इस पे तैयार तो नहीं किया, लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड। तो वो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को रेशियल से कनेक्ट करते थे और कहते थे कि जो यहाँ के जो डार्क कलर के लोग थे वो असली इंडियंस हैं, बाकी जो आर्यंस थे वो यहाँ आते हैं इंडिया में और कहीं ना कहीं उन्हें सब्जुकेट करते हैं, और जिस वजह से कास्ट सिस्टम का एक निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो रेशियल टर्म्स में कास्ट सिस्टम को मानते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था सर ऐसा, तो मैंने सोचा शेयर कर दूंगा। नहीं, सही आपने शेयर किया, बहुत अच्छा कि सही कहा आपने कि उन्होंने रेशियल बेसिस पे भी बताया था कि कैसे कास्टिज्म हुआ है भारत में और कैसे आर्यंस ने वो चीजें करी। हाँ, सही कहा आपने। मतलब वो कहीं ना कहीं वो जो कास्ट सिस्टम हमारे जो पुराणों में लिखा है उसे वो नहीं मानते। हाँ, वो रेशियल में कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है कि जो डार्क कलर के लोग थे वो असली इनहेबिटेंट हैं इंडिया के, और आर्यंस बाहर से आते हैं और सब्जुगेट करते हैं, और इस तरीके से कास्ट सिस्टम बनाया जाता है कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है उन्हें वो अपना वो एक तरीके से उन्हें नीचे समाज में रखते हैं, स्थान देते हैं। इस तरीके से पढ़ा था सर मैंने। हाँ हाँ, नहीं सही कहा आपने।
जो यहाँ पे इनहेबिटेंट थे, वो जहाँ के जो पीपल्स थे जिनका आपने बताया, जिक्र किया अभी, तो वही थे। और जो है आर्यंस आए और उन्होंने जहाँ पे जो है एक जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया उस बेसिस पे, हाँ तो वो चीज हाँ उन्होंने सर। बताई थी। ओके। सो और भी कोई जैसे इन्होंने अपना एक पॉइंट रखा जो इनको याद आया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पे। ओके, पीडी यहाँ पे बोलना चाह रही हैं, तो मैं इनको ऑन करता हूँ। ओके, यस यस, पी डी आप बोल सकते हैं। आपने हैंड रेस किया था, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकती हैं। या मतलब आप, यू कैन यस स्पीक नाउ। यस। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर एक्चुअली मैंने ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं किया है, बट यहाँ पर एक मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको, जितना मैंने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है। एक्चुअली मैं बॉम्बे से हिंदू स्टडीज में एमए कर रही हूँ, तो क्या इसमें मेरा थोड़ा सा आया भी था मनुस्मृति के बारे में, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी के मतलब उसमें मनुस्मृति के बारे में सुना है कि उन्होंने जला दिया था, ये सब है ना, वर्ण सिस्टम बताया गया इसमें। बट बेसिकली इसमें जो मनुस्मृति था ना, वो कभी भी छुआछूत को फेवर नहीं करता है, ठीक है। एक चीज इसमें बताई गई है कि जो ज्यादा ज्ञान रखता होगा, है ना, मतलब किसी बाय बर्थ आपको नहीं डिफाइन किया गया है, एक कर्तव्य और कहते हैं ना कि कर्म जो करता है उसके ऊपर ये डिफाइन किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो ज्यादा ज्ञानी होगा, ठीक है, जो ज्यादा वेद पुराण इन सब का ज्ञान रखता होगा, वो आपका ब्राह्मण की कैटेगरी में जाएगा। हाँ, और जो शरीर से बलशाली होगा, ठीक है, और जो ताकत रखता होगा, जो धर्म की रक्षा कर सके, वो क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, ऐसे करके दोनों को। और जो शूद्र का बताया गया कि ये तीन जो कैटेगरी है आपके, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब जो तीन कैटेगरी जो मेजर हैं, इनकी जो सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें गलत बता दी जाती हैं, कुछ गलत लोग समझते हैं चीजों को, कुछ गलत। यही मतलब कह सकते हैं कि भारत का दुर्भाग्य है ये, कि हमारे जो वेद पुराण जो हमें बताए गए हैं, वो सब जो असली जो सोर्स थे वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, और हमें गलत तरीके से बताए जा रहे हैं, है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, हिंदी का इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलत ही आता है कभी भी। मतलब जो आप बताना चाहते हो वो एग्जैक्टली वही चीज आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मनुस्मृति का ये मतलब नहीं था कि हाँ ये होगा, वो ऐसा नहीं है। मनुस्मृति का आप कभी भी आप पढ़ोगे ना, तो मनुस्मृति में ये लिखा है कि गुणों से और कर्तव्यों से वो कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र नहीं बन सकता, अगर उसके कर्म गलत है। उसका जो मेन काम है वो है ज्ञान देना, है ना। वो क्या बोलते हैं, आपके जितने भी वेद पुराण है उनका जगह जगह पे व्याख्यान करना, ठीक है, उसको बताना सही तरीके से कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर वो गलत मार्ग पर है तो वो शूद्र बन सकता है, ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। हाँ, और शूद्र का अगर कार्य अच्छा है, अगर वो कर्म सही कर रहा है और वो ब्राह्मण वाले कर्म कर रहा है, तो वो शूद्र भी ब्राह्मण के समान होगा, ऐसा मनुस्मृति कहती है, ठीक है। और मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट क्या होता है ना कि मनुस्मृति के बारे में गलत मेरे को भी था कि यार ये मनुस्मृति हमारी होके भी, मतलब मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण इसलिए फेवर करूंगी ब्राह्मण का, नो। ये था कि मनुस्मृति में ऐसे क्यों, मतलब कोई भी शिक्षित जो भी बनाया होगा, उसको जो भी लिखा होगा, है ना, भगवान की दी हुई चीज है, वो ऐसे क्यों डिफाइन करेंगे हमें। तो इसीलिए मैंने अपना ये कोर्स था, ये लेने का मकसद भी यही था कि मैं अपने मतलब धर्म को जानूं। तो उसमें मुझे ये पता चला कि ये होता है, ये चीजें गलत अगर हम चीजें समझ लेते हैं तो सारी चीजें। अब ये नहीं कि भीमराव अंबेडकर जी ने ही गलत समझा, उनके साथ गलत हुआ। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे ना, उन्होंने गलत समझा मनुस्मृति को
कि यार हम तो ब्राह्मण है, हम तो कुछ भी करेंगे, ये वो, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने गलत चीजें समझी, उन्होंने छुआछूत स्टार्ट कर दिया कि ये शूद्र हैं, ये नहीं। जैसे कि मेरे हिसाब से एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि एक इमारत बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत होती है ना, ऐसे ही मतलब भारत जैसे देश में शूद्रों की भी आवश्यकता है और जरूरी है। कभी भी सीमेंट या के बिना कभी भी इमारत खड़ी हो नहीं सकती है, ये आपकी मतलब बेवकूफी है। तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा कि उन्होंने एक मंत्र जो दिया वो बहुत फेमस भी है कि शिक्षित बनो, है ना, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। बिल्कुल सही चीज है ये। अगर आप शिक्षित ही नहीं रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीजें क्या है क्या नहीं। कोई कैसा भी पढ़ा के चला जाएगा, कोई कैसा भी कर देगा, आप उसी को सच मानोगे। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि हम सही गलत ये सब डिस्कस कर सकते हैं और चीजें बता सकते हैं कि नहीं भाई ये है ये नहीं। और बिल्कुल, और अगर चीजें गलत हो रही हैं आपके लिए तो आप संघर्ष भी करो। ये उनका जो ये 3 मूल मंत्र है ये मैं अपनाती हूँ कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बोलो, है ना। और संगठन तो जरूरी है सर। अगर इधर उधर आप बिखर जाओगे तो आप पे कोई भी आके आपके ऊपर मतलब कहते हैं ना कि अपना कहते हैं वो चाबुक चलाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। जैसे ब्रिटिश लोग आए थे, हम लोग बिखर गए तो बिखर गए, फिर उन्होंने अपना काम किया। तो ये चीज, अब भीमराव अंबेडकर के बारे में निशा जी ने और रोली जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। मैं उनके नॉलेज मतलब हेड्स ऑफ बोथ ऑफ हर। लेकिन ना मुझे जो लगता है कि हाँ, हम किताबी चीजों से भी थोड़ा सा हटके थोड़ा डिफाइन करेंगे ना कि मनुस्मृति को लोग आगे से पढ़े। जला दिया वो ठीक है, बट क्या है ना कि और जानना चाहिए, जिससे कि हमें पता तो चले कि मनुस्मृति में क्या एक्चुअली लिखा गया था, क्या हमें बताया गया। तो ये चीज है, और बस यही कहना चाहूंगी। गलती हो तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, नहीं, मैं पीडी की बात जो मैंने भी बोला, तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ। वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें हमें बताया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हमें अपनी थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए और हमें एक बार मनुस्मृति पढ़नी चाहिए वाकई में उसमें क्या लिखा है। क्योंकि हो सकता है ठीक है वो किसी ने कहा है सही भी हो सकता है, लेकिन हमें अपनी थिंकिंग भी डेवलप करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि हमें खुद को भी तो पता होना चाहिए कि इसमें लिखा क्या था। हमें खुद भी, हमें रीजनिंग इसलिए ही तो पढ़ाई जाती है कि हम अपनी तर्क शक्ति को पहचाने, है ना। तो इसलिए मैं फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं ये है कि खुद भी जानो। किसी ने कह दिया गलत है तो हम यही सोच रहे हैं मनुस्मृति में वर्ण सिस्टम के बारे में गलत ही लिखा है। नहीं, पहले हम खुद पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि सही लिखा है गलत लिखा है, फिर हमारा निर्णय होना चाहिए। ओके तो जैसे सर ना मैं जैसे जैसे हेलो सर, हेलो बोलिए सर। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मतलब अगर भगवत गीता में देखा जाए तो वर्ण की बात की गई है और उसमें वो सिर्फ भगवान ये बोल रहे हैं कि गुण व कर्म के आधार पर मैंने इस सृष्टि को 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूर्य की रचना की। इस मुझे इस सृष्टि का कर्ता होने पर भी अकर्ता ही समझो। तो कहीं ना मैं सर अगर मतलब मैं भी अगर अपनी बुक्स को हटा दूं या अपने माइंड में जो मैंने जितना भी पढ़ा उसको मैं एकदम इम्पिटी कर दूं, तो अगर हम सोचें कि मतलब अगर एक समाज को चलाना, एक हमारा घर चलता है तो उसमें भी हम डिवीजन ऑफ लेबर रखते हैं कि मदर ये काम कर रही है, फादर ये काम कर रहे हैं, बच्चे ये काम कर रहे हैं, तो एक परिवार तब चलता है। तो उसी तरीके से समाज को चलाने के लिए भी मेरे को लगता है कि समाज को बांटा गया होगा कि जो पढ़ने लिखने में अच्छे रहे होंगे तो उन्होंने कहा हम पढ़ा सकते, मतलब जिनका इंटरेस्ट रहा होगा सर कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो उनको ब्राह्मण कहा गया होगा। जिनको लगता है कि मेरा पढ़ाई मेरी बस की नहीं, मैं तो देश की सेवा कर सकता हूँ या दुश्मनों से नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उन्हें क्षत्रिय बना दिया। जिन्हें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, व्यापार धन पे वो सोचते होंगे, तो उन्हें वो बना दिया। तो मुझे लगता है सर अगर हम सिर्फ एक इन किताबों को अगर हटा दी जाए तो मुझे लगता है ये चीज रही होगी। फिर कालांतर में धीरे 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 उसमें क्या रहा होगा कि हेरिडिटी आ गई होगी कि मतलब कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण यही सोचता होगा कि मैं भी अब यही काम करूंगा तो मेरे बेटा भी यही काम करेगा, उसका बेटा भी यही काम करेगा। फिर उसमें इनइक्वालिटी आ गई सर, मुझे लगता है स्ट्रेटिफिकेशन आ गया सोसाइटी में कि काम अच्छा है ये काम बुरा है। तो ये चीज मेरे को लगता है कि कभी कभी की ये चीज रही होगी सर। पहले तो काम सब एज इट इज सही चलता रहा होगा, धीरे 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 उसमें ये आ गया होगा कि ये चीज अच्छा है ये चीज बुरा है, तो कहीं ना कहीं वो माइंड में आया होगा। तो इस वजह
से वो चीजें खराब होती चलेगी सर। अगर मतलब एक ऐसे सेंस में सोचा जाए, मतलब एक कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस तो नहीं कहूंगा, एक रैशनल तरीके से, एक छोटे तरीके से हम सोचे तो मेरे ख्याल से इस तरीके से रहा होगा सर। क्योंकि सोसाइटी सोसाइटी को अगर फंक्शन करना है तो कहीं ना कहीं उसको हमें एक डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, काम तो बांटने पड़ेंगे, भाई आप ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये तो उस वजह से तभी तो सोसाइटी सर फंक्शन करेगी, वरना फिर कैसे, थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे ना। बाकी मेरे हाँ व्यक्तिगत ठीक है। विचार है सर, इसको कोई हाँ विचार तो नहीं हाँ, मेरा, ऐसे ही। नहीं ठीक है ठीक है। देखिए आप लोगों ने अपना व्यक्तिगत विचार जो रखा, पर्सनल व्यू रखा, अच्छी बात है। आप लोगों ने अपनी बात रखी। बट जो भी लोगों ने जैसे पहले बोला, वो सिर्फ बी आर अम्बेडकर को पर्सपेक्टिव से बोला, अपना उनका खुद खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। पहली चीज तो ये थी कि निशा ने और रोली ने सिर्फ बी आर अम्बेडकर की बात कही, उनका खुद का कोई उसमें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। उनकी जीवनी और उन्होंने क्या क्या काम किया वो बताया। मनुस्मृति का दहन बी आर अम्बेडकर ने किया था, तो उसमें वो बात सत्य है, उसको तो बोलना ही पड़ेगा अगर आपको पढ़ाई करनी है। बात रही मनुस्मृति को पढ़ने की, तो वो कोई भी पढ़ सकता है। आपकी स्पिरिचुअल टेक्स्ट तो खुले हुए हैं, आज आप कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट, अर्थशास्त्र भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ मनुस्मृति ही क्यों, कौटिल्य की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़नी चाहिए। वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़नी चाहिए। उपनिषद तो बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो वो तो एक पर्सनल है आपका ना, वो आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और यहाँ पे हम बी आर अम्बेडकर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उनके ही नजरिए को बताने की कोशिश करें तो वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए अपना अपना एक बैकग्राउंड है, अपना एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अच्छी बात है। और वो लोगों ने सुना भी, जो लोग उस पे अमल करना चाहेंगे तो वो करेंगे भी। बट यहाँ पे हम बी आर अम्बेडकर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करें तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो सभी के अलग होंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सभी के अलग होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि रिलीजन बेसिस पे सभी लोग अलग बोलेंगे, कास्ट बेसिस पे सभी लोग अलग बोलेंगे, क्योंकि हर एक का कास्ट और रिलीजन, मतलब रिलीजन या कास्ट जो भी अलग हो सकता है। बट हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर थिंकर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम बोले तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि पर्सनल ओपिनियन ठीक है, आप रख सकते हो, बातों बातों में आप कह सकते हो कि हाँ, जैसे बी आर अम्बेडकर को बताते हुए आपने कह दिया कि इसको भी आप पढ़ करके देख सकते हो, जैसे आप लोगों ने बताया, ठीक बताया कि बुक से हट करके भी पढ़ी जा सकती हैं चीजें, तो वो भी करी जा सकती हैं। ओके, सो गालिब रसूल को मैं अलाउ सर करता हूँ। हाँ सर हाँ 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 सर निशा। आपने बात एकदम सही कहा, एग्जैक्टली जैसे हाँ कि हाँ हाँ मैंने जो भी बात कहा अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर कहा, क्योंकि जो हाँ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो पर्सन टू पर्सन हाँ वेरी करते हैं। और हाँ हाँ बात बात रही मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति को उन्होंने जलाया तो वो उनका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया गया था, वो इसलिए जलाए क्योंकि जो उन्होंने मोमेंट किया उसकी वजह से वो मतलब फेल हो गए, बहुत ज्यादा ऑपरेस हुए। क्योंकि अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना नॉलेजेबल इंसान थे वो, उसके बावजूद भी हाँ हाँ उनको हाँ। इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था। और इनफैक्ट यस यस यस। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट। बनाया था उसको भी उन्होंने कहा था कि हम्म। जला देना चाहिए। तो उन्होंने क्यों कहा था हाँ कि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन कहा को था। जला देना? उन्होंने उन्होंने इसलिए तो कहा था। हाँ हाँ सही में सही कहा आपने। हाँ हाँ, तो उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर मान लीजिए मंदिर बना है तो वो सबके लिए है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ हाँ मंदिर को भी मतलब ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल देके बोला था कि अगर मंदिर एक गॉड के लिए बना है तो सबके लिए, सबको जाना चाहिए। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन राइट। में अगर कोई पर्सन जो है वो गलत पर्सन चला जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अच्छाई चीजें हैं वो ब्लर हो जाएंगी। वैसे ही उन्हें यस मनुस्मृति में अच्छी चीजें तो है, क्योंकि मनुस्मृति तो मैंने भी काफी हद तक उसके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जैक्टली उसके टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना समझा है कि मतलब उसमें अच्छी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि ब्राह्मण की क्या है, मतलब उसमें गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको यस। लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर दिया। जैसे कि हम्म। भीमराव अंबेडकर ने भी हम्म गलत इंटेंशन से नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ना थ्योरी में उन्होंने कहा था कि वर्ना जो हम्म। वर्ना को मतलब इतना ज्यादा इंटरप्रेट कर दिया गया है
कि मतलब लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे और उनसे उनसे तो हम लोग बहुत नीचे आते हैं और उनकी मेच्योरिटी बहुत ऊपर की थी। ये राइट सब। राइट, बहुत बहुत सही बात है। और यस। क्योंकि देखिए ऐसा था कि उस समय क्या कंडीशंस थी हम कैसे समझ सकते हैं। भारत आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, एक तरफ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन उस बेसिस पे नहीं था बल्कि अंग्रेजों ने भी एक बहुत अलग तरीके से इसमें कंट्रीब्यूशन किया था कास्टिसिज्म को फैलाने में। तो हम अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे गालिब रसूल बोलने जा रही थी तो मैं उन्हीं को अलाउ करूँ। यस गालिब। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग टू ऑल गुड ऑफ इवनिंग। यू। सर ऐसे तो अम्बेडकर ने इस्लाम को भी काफी क्रिटिसाइज किया था, तो उनके पर्सपेक्टिव को हम मतलब कि सराखों पे रखते हैं। जो उनका पर्सपेक्टिव है बाइसनेस, हमें वो देखना है। पर्सनल ओपिनियन तो इसमें कोई जगह ही नहीं है। अब हम उनको तो रिवाइव नहीं कर सकते, बोल दिया सो बोल दिया, इट्स ओके। पर्सपेक्टिव है तो हाई। सो तो टॉपिक से डाइवर्ट होते जाएंगे। सो मैं टॉपिक पे ही बोलना चाहूंगी। वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। सो आज टॉपिक है हमारा, वो हमारा बी आर अम्बेडकर है। अम्बेडकर का जो अप्रोच रही थी वो सब ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते थे, और इनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर करते हैं। अगर हम इनकी बायोग्राफी की बात करें तो ये जो है बॉर्न हुए 17 महाराष्ट्र में 1902 में। अर्ली एजुकेशन जो इनकी 17 से ही हुई। तो टू सम एक्सटेंट हम अंबेडकर को लकी मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो था कास्टिज्म पीक पे था एज कम्पेयर टू नाउ। और जो उनके स्कूल के टीचर थे वो भी ब्राह्मण ही थे, क्योंकि अंबेडकर जी जो है बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। तो उनकी ब्रिलियंस को देखकर उनकी टीचर ने उनको अपना सरनेम दिया, दैट इज अंबेडकर। उनके जो टीचर का नाम था दैट इज कृष्ण जी केशव अंबेडकर। अदरवाइज उनके फादर से जो उनको सरनेम मिला था दैट इज अम्बावाड़े। फर्दर एजुकेशन के लिए जो अंबेडकर जी हैं वो एल्फस्टोन बॉम्बे चले गए, और वहां से उन्होंने एल्फस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्स्ट एवर दलित स्टूडेंट बने उस कॉलेज के। उसके बाद जो है वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना चाहते थे, मगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं थी। तो उस टाइम क्या थी, जो बड़ौदा थी वो प्रिंसली स्टेट थी, दैट इज वो प्रिंस रूल के अंडर थी। तो उसमें गायकवाड़ डायनेस्टी के थर्ड रूलर जो थे साईजीराव गायकवाड़ ने उनको जो है एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया। बट इसमें एक स्कॉलरशिप में कॉन्ट्रैक्ट था। तो उस वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, उनको एक एग्रीमेंट साइन करना था कि आपको 3 इयर्स आप अब्रॉड पढ़ने जा सकते हो, बट आके आपको 10 साल जो है बड़ौदा स्टेट को सर्व करना होगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो जो है अब्रॉड चले गए न्यूयॉर्क। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी जो है मास्टर्स और पीएचडी में एनरोल किया। ड्यू टू टाइम बॉन्ड 3 साल का ही था, उनको वापस आना पड़ा। जब वो वहां से वापस आए तो वो बड़ौदा स्टेट को सर्व करने लगे। वो देखने लगे कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग हाई स्टेटस उनको वो इज्जत नहीं मिल रही, इवन उसका पियोन भी उसको अच्छे वे में, रेस्पेक्टेबल वे में ट्रीट नहीं कर रहा है। तो इससे वो डीपली इफेक्ट हुए। तो उसने क्या किया, उसे सब कुछ छोड़ के वो फर्दर चले गए वापस, और वो जो है वहां चले गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जहां पर उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस जो इनकम्प्लीट थी वो पूरी कर ली। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है वो जो है हाईली इंस्पायर थे पॉलिटिक्स और लॉ से, तो उन्होंने ग्रेज इनमें खुद को एनरोल किया एज अ लॉ स्टूडेंट। तो जब वो वहां से वापस आते हैं 1908 में, तो वो प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है पढ़ाना स्टार्ट करते हैं साइडन कॉलेज में। और इसी टाइम पीरियड के दौरान वो अपना फर्स्ट एवर पब्लिशिंग लिखते हैं, दैट इज हितकारी सभा, दैट इज पब्लिश इन 1924। इसमें वो 3 चीज की बात करते हैं, दैट इज ओपनिंग ऑफ गर्ल्स हॉस्टल, ओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड स्पेसिफिकली वो पॉइंट आउट करते हैं गर्ल्स एजुकेशन को। ये जो है 3 टारगेट थे मेन। अब उसके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एंड मूवमेंट्स रहे हैं। अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो उनका जो फर्स्ट एवर मूवमेंट था दैट इज ऑफ महार मूवमेंट, जो 1924 में महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। एम आई ऑडिबल सर? हेलो? यस यू आर। ओके ओके। जो इनका फर्स्ट जो मूवमेंट था दैट इज ऑफ महार मूवमेंट, जो 1924 में महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। तो इसके उसने 4 पर्पजेस कहे थे। कि पहला पर्पज था कि हर एक को एक्सेस होना चाहिए पानी पे।
डिस्पाइट ऑफ कॉस्ट, दूसरा कि हर एक को टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए, तीसरा कि हर एक को एजुकेशन राइट्स मिलने चाहिए, चौथा कि जिसको जितनी एजुकेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग ओक्यूपेशन मिलना चाहिए। तो ये महार सत्याग्रह, महार मूवमेंट के ये पर्पजेस थे। उसके बाद इन्होंने महार सत्याग्रह स्टार्ट किया, दैट आल्सो टुक प्लेस इन महाराष्ट्र, कोलवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 1927। इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है प्राइवेट टैंक से, जो पब्लिक टैंक था उससे उन सब ने पानी पीना स्टार्ट किया। जैसे कि अभी इसे काफी सारी डिबेट हो चुकी है, मानव स्मृति दिवस जो कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ अंबेडकर जी। इसमें ये बताते हैं, इनका पर्सपेक्टिव बताते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, अंबेडकर जी का है, तो कोई दिल पे नहीं लेना। तो इनका जो पर्सपेक्टिव था ये बताते थे कि ये बुक जो है ये टोटली बाइज्ड रही है ब्राह्मण्स की ओर, ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को दिखाती है और ये जो दलित से इसमें टोटली सबऑर्डिनेट किए जाते हैं। तो ये इनका था, इस बुक को लेकर इनका एक पर्सपेक्टिव था। इसके बाद इनके काफी सारे ये काम रहे हैं, लाइक इन्होंने तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस में काम किया है। उसके बाद 1932 को पूना पैक्ट भी साइन हुआ इसके और इसके और गांधी जी के बीच, जहां पर वो सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड करते हैं। इसके अलावा वो चेयरमैन भी रहे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इनको ये फर्स्ट एवर लॉ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया रहे, इंडिपेंडेंट इंडिया रहे। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो अंबेडकर जी से जुड़े हुए थे। अब उन्होंने एक जो है 3 प्रिंसिपल्स की बात भी की, दैट इज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट मीन्स टू एजुकेट एवरीवन डिस्पाइट ऑफ देयर कास्ट। एजिटेट मीन्स कि हमें फोर्सफुली भी अगर चेंज को इनकलकेट करना पड़े अच्छे के लिए तो हम करेंगे। ऑर्गेनाइज मीन्स कि हर एक बंदा जो है वो अब फ्रंट होके सामने आएगा कि हमें अपने हक के लिए चाहिए, हमें उसके लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। ये उसके 3 प्रिंसिपल्स थे, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जो है जो सबसे बड़ा कंसेप्ट रहा है अंबेडकर जी का, दैट इज ऑन कास्ट। तो एक कॉन्फ्रेंस में, जहां जो मैंने पढ़ा हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस में जब अंबेडकर जी अपनी स्पीच जो है डिलीवर कर रहे थे तो वहां उनको पूछा गया कि क्या कोई आप स्पेसिफिक इंसिडेंट पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अपने जो है पूरी लाइफ जो है डिवोट कर दी सबाल्टर्न्स के लिए, सबऑर्डिनेटेड के लिए, दलित्स के लिए। तो अंबेडकर जी उनको जवाब देते हुए बताते हैं कि ऐसे तो काफी सारे इंसिडेंट रहे हैं, मेरी लाइफ जो है इतनी इनइक्वालिटीज के थ्रू गुजरी है। अगर एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पॉइंट आउट करना हो तो मैं आपको बताता हूँ। वो बताते हैं कि एक बार जो इनके फादर की पोस्टिंग जो है वो हुई थी आउटसाइड विलियम विलेज। तो वो जब वहां से वापस आते हैं, वो और उनके ब्रदर, तो जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो काफी हॉच पॉच सिचुएशन होती है, वो कुछ एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो उनको नर्वस देखकर जो है वहां का जो है ये टिकट कलेक्टर वो आता है, वो उनसे पूछता है, रेस्पेक्टेबल वे में उनसे पूछता है, एम्पैथी उनके ओर दिखाता है कि आपको कहाँ जाना है। जब वो बताते हैं उनको कहाँ जाना है तो सेकंड वो बोलते हैं आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। जब वो कास्ट का नेम बताते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि ट्रेन कलेक्टर के जो है हाव भाव, जो अफेक्शन पहले था वो नर्वसनेस में चेंज हो गया, और वो विदाउट एक शब्द बोले वहां से निकल जाते हैं। शब्द इज राइट वर्ड। वो वहां से बिना बोले वहां से निकल जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके भाई को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या सिचुएशन है। तो पूरे जो है वहां पर लोकेलिटी में बात फैल जाती है कि इस कास्ट के बंदे इस लोकेलिटी में हैं। तो तब वो जाते हैं कि जो उनका विलेज होता है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं होता है, तो उसके लिए उनको एक कार या कार्ट की जरूरत होती है। तो वो कार्ट वाले के पास जाते हैं। जब उस कार्ट वाले को पूछते हैं कि क्या आप हमें वहां ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो कार्ट वाला उनसे पूछता है कि आप किस कास्ट से हो। तो वो उसको बताते हैं इसका, तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं लेने वाला। जबकि उसको ये क्या कहते हैं, मना लेते हैं वो दोनों भाई मिलकर। तो वो बोलता है उनको कि आपको डबल प्राइस पे करनी है वहां जाने के लिए। तो वो डबल प्राइस में पे करते हैं। वो देखते हैं कि जो कार्ट वाला है वो खुद कार्ट भी नहीं चला रहा है, वो उनको पकड़ के ले रहा है। उसको ये डर रहा था कि मैं इम्प्योर ना हो जाऊं इनसे। तो वो कहते हैं अंबेडकर जी, मैं पूरे उस ट्रैवलिंग के दौरान खुद को देखता रहा कि मैं इम्प्योर कैसे हूँ। मैंने साफ सुथरे कपड़े भी पहने हैं, मैंने सब कुछ तो अच्छे वे में रखा है, तो मैं इम्प्योर कैसा हुआ। तो ये एक इंसिडेंट उनके माइंड को बहुत ज्यादा हिट हुआ। ये एक इंसिडेंट बताते हैं। उसके बाद ये कास्टिज्म के कुछ ये बताते हैं। कास्टिज्म पे ये बात करते हुए बोलते हैं कि कास्टिज्म जो है ग्रेडेड इनइक्वालिटी है।
ग्रेडेड ऑक्यूपेशन है और कन्फाइनमेंट ऑफ इंटरेक्शन है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी में वो क्या बताते हैं कि हर एक कास्ट जो है अनइक्वल मानी जाती है, कुछ कास्ट के साथ पावर है और कुछ कास्ट को सबऑर्डिनेट किया जाता है। ग्रेडेड ऑक्यूपेशन में बताते हैं कि हर एक कास्ट जो डिसाइड करती है किस कास्ट के पास कौन सा ऑक्यूपेशन होगा। और कन्फाइनमेंट ऑफ इंटरेक्शन बताती है कि यही तो तय करते हैं कि कौन सी कास्ट किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, किस कास्ट को किस में मैरिज करनी चाहिए, ये सब भी बताते हैं। और ये बताते हैं कि जो इन्होंने एक स्लोगन लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, लिबर्टी इक्वालिटी फर्टिनिटी, वो भी तो अप्लाई नहीं हो रहा है इस कास्टिज्म पे। और इसके कंट्रास्ट में वो देते हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट। एनिलेशन जैसे कि अपने नेम को जस्टिफाई करता है रिजेक्शन, तो इसमें भी ये कुछ फीचर्स पॉइंट आउट करते हैं। ये बोलते हैं कि फर्स्ट फीचर, जिस भी हिंदू को या जिस भी पर्सन को एक ब्राह्मण एक प्रीस्ट बनने में इंटरेस्ट है, वो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी दिखाई, अगर उस एजुकेशन क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो उनको प्रीस्ट की पोजीशन दी जाए। दूसरा ये बताते हैं कि जो भी ये प्रीस्ट हैं, अगर ये विदाउट एनी परमिशन खुद से ही बन जाए, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन जाए, नहीं, इनको जो है स्ट्रिक्ट इन पे पनिशमेंट लागू करो। तीसरा जो है वो जो प्रीस्ट है वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट बन के रहे, ये नहीं कि अपनी मनमानी करे, वो सर्विस के लिए रखेंगे, एज ए सर्वेंट बनते रहे। चौथा कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाई है हमारी स्टेट से, उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट भी निकाले, और उस पोस्ट को जब वो क्वालिफाई करे वो क्राइटेरिया, तभी वो प्रीस्ट बन जाए। तो ये चार उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पे दिए हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो अंबेडकर जी हैं वो एज अ बॉर्न तो हिंदू हुए, बट डेथ उनकी एज अ हिंदू नहीं हुई, वो ब्राह्मण बने। तो उस टाइम पीरियड में वो सबसे पहले एक मैगजीन में लिखते हैं, भारत बहिष्कृति सभा, आई थिंक मैंने नेम सही प्रोनाउंस किया हो, बहिष्कृति सभा में वो बताते हैं, एक आर्टिकल उनका उसमें आता है, नोटिस टू हिंदुइज्म, इफ यू वांट टू कन्वर्ट बिकम मुस्लिम, अगर तुम्हें कन्वर्ट होना है तुम एक मुस्लिम बन जाओ। तो उसमें इसमें लिखते हैं कि इस टाइम इतने हमारे रेडिकल हिंदूज थे उस टाइम की, उनको ये स्ट्रांगली हिट हुआ, हाउ कैन ही विल बी कन्वर्टेड टू मुस्लिम, कैसे बन सकता है। तो उसके पास ही दो चॉइसेस रखते हैं, या तो आप आर्य सभा में कन्वर्ट हो या तो सिखिज्म में कन्वर्ट हो। वो देखते हैं कि सिखिज्म में भी कास्टिज्म का कंसेप्ट है, तो वो रिजेक्ट करते हैं आर्य सभा को भी और सिखिज्म को भी। और ये जो है कि मैं हिंदुइज्म को लीव कर रहा हूँ, ये भी अपनी एक स्पीच में बोलते हैं। इस स्पीच का नाम रहा मुक्ति कौन पाठे, आई थिंक प्रोनाउंसिएट सही कर रही हूँ, मुक्ति कौन पाठे, ये उनकी स्पीच रही है जिसमें उन्हें अनाउंस किया था। अनाउंस करने के 20 साल बाद भी वो इसी डायलेमा में रहे कि उसको आखिर में कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट करना है। जब वो क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो वो देखते हैं कि जीसस जो बोलते हैं वो गॉड के बेटे हैं और उनको फॉलो करो आपको मुक्ति मिलेगी। आप इस्लाम में आ रहे हो, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो बोलते हैं कि मैं ही आखिरी पैगंबर हूँ और मेरे थ्रू आपको मुक्ति मिल सकती है, समथिंग लाइक दैट। और जब वो बुद्धिज्म की बात करते हैं तो यहाँ तो देखते हैं ना, वहां पर कंपटीशन की बात हो रही है ना कुछ, वहां एक सिंपल ह्यूमन बीइंग जो है टीचिंग बता रहा है, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा जो है सिंपल टीचिंग। तो इससे वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुए, उन्हें कहा कि यही जो है अल्टीमेट रिलीजन है। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज उनको हिट की, दैट इज ऑफ वुमेन एजुकेशन। इसमें वुमेन एजुकेशन भी जो है इक्वली दी जाती है डिस्पाइट ऑफ रिलीजन। तो ये कुछ ये पॉइंट्स थे अंबेडकर जी के जो मुझे पता थे। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच सर। So, Ghalib Rasool exactly explained very briefly and very in a very descriptive way all theories of B.R. Ambedkar and what B.R. Ambedkar did. So, anybody else want to speak on B.R. Ambedkar? B.R. Ambedkar के ऊपर कोई और भी अपनी यस एम राय बोलना चाह रही तो मैं उनको जी गुड जी इवनिंग सर गुड एंड इवनिंग। फ्रेंड्स। सॉरी सर, मैं लेट ज्वाइन करती हूँ क्योंकि मैं लेट फ्री हो पाती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ सर, जैसे कि सबने बताया कि अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था, महार जनजाति के थे। महाराष्ट्र में पहले महू नाम का एक स्थान था, वहाँ था, बट वो अब वो महू नाम का स्थान जो वो मध्य प्रदेश में हो गया है। उन्होंने पीएचडी अपनी पीएचडी की, उनकी थीसिस मतलब टॉपिक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उनकी थीसिस का नाम था, उस पर वो रिसर्च की है। और वो पीएचडी और अपनी वकालत करने के लिए वो लंदन चले गए।
फिर वो लंदन से वापस आकर देखे कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल अपना स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो बहुत सारे मतलब स्ट्रगल किए। जैसे कि निशा जी ने बताया कि मनु श्रीमती को उन्होंने जला दिया। तो मतलब वो विरोध जलाने का कोई वो नहीं था, मतलब विरोध किए। विरोध करने का मतलब ये था कि सर कि जो हिंदू समाज था, क्योंकि सबसे ज्यादा ये छुआछूत की वो थी, वो हिंदू समाज में ही था। तो फिर कुछ दिन बाद उनको रियलाइज हुआ अम्बेडकर जी को कि बिना धर्म का कोई जिंदा नहीं रह सकता। बिना धर्म का कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। हाँ सर, उन्होंने जैसे 1949 में काठमांडू सम्मेलन, रंगून सम्मेलन, ऐसे बहुत सारे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद मैं जो बोलूंगी मतलब अम्बेडकर साहब के पर्सपेक्टिव में बोलूंगी, कोई मतलब वो नहीं है सर। उन्होंने एक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम का एक बुक भी प्रकाशित किया है। हाँ हाँ हाँ। तो राइट। उसमें उस बुक में उन्होंने बोला है कि मुसलमानों के लिए मजहब ही सर्वोपरि है। मतलब उनका मतलब है कि वो जो थे वो अपने मजहब को ही सबसे ज्यादा ऊंचा रखते थे। उन्हें जनतंत्र की कोई समझ नहीं थी। वो जब भी थे वो बस सिर्फ राजनीतिक तौर पे उसको देखते थे। उन्होंने बहसवित नामक में भी पार्टिसिपेट किया। इंडिपेंडेंट लेबर ऑफ पार्टी भी वो ज्वाइन किए। और उनका एक कोटेशन था कि उठो, शिक्षित बनो और संगठित हो। क्योंकि जब तक कोई शिक्षित नहीं होगा तब तक वो कैसे लड़ सकता है। इसलिए उन्होंने ये राइट। कोटेशन दिया। और उनका सर एक आर्टिकल भी था 32। उस 32 में उन्होंने हार्ट एंड सोल के बारे में बात की थी। राइट राइट। जैसे उनके बहुत सारे बुक हैं सर, जैसे कास्ट इन इंडिया, अनटचेबल, बुद्धा, पुअर शूद्र, ऐसे बहुत सारे बुक हैं। हाँ, तो सर हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ। तो इमरान ने जो है बताया कि कैसे उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान करके भी एक बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने इस्लाम के बारे में भी अपनी विचार रखे हैं उसमें। तो इस तरीके से जैसे अभी गालिब रसूल ने भी बताया कि उन्होंने बहिष्कृति हितकर्णी सभा का आयोजन किया था, जब उन्होंने ये आयोजन 1924 में 20 जुलाई 1924 में बॉम्बे में किया। और वहीं पे इन्होंने ये प्रिंसिपल भी दिया था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। और मुक्ति कौन पथे करके जो एक सॉन्ग था, उसकी भी जो है इन्होंने वो करी थी, वहां पे बात करी थी। तो वो चीज भी इन्होंने करी थी। वो गालिब रसूल ने अभी बताया था, और अभी एम राय ने भी बताया कि कैसे इन्होंने थॉट ऑन पाकिस्तान और बात करी कास्टिसिज्म के ऊपर। ओके। सो अभी सारिका तिवारी जी बोलना चाह रही थी, तो सारिका, यस, आप बोल सकती हैं। जी। यस सारिका। यस, आप माइक को ऑन कर चुकी हैं, आप बोलिए। हेजिटेट मत करिए। अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है तो हेजिटेट मत करिए, मतलब फियर करने की कोई जरूरत नहीं है। सब अपने पॉइंट रख रहे हैं, तो आप भी अपना पॉइंट रख सकती हैं। हम्म। जी। यस सारिका। जी, बोलना चाह रही तो आप बोलिए। बिल्कुल बिना डर के बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बोल सकती हैं। ओके। ओके। अ, अ, कोशिश करिए। वैसे तो अभी एडू एडू और हमारे साथ कमल भी आज जुड़े हैं, तो हम उनसे भी बात थोड़ा से करना चाहेंगे। हमारे पास ज्यादा मिनट रह नहीं गए हैं।
तो मैं चाहूंगा अगर आप बोलना चाहें तो बोलिए। ओके, सो एडू अगर आप बोलना चाहें। ओके, हाँ, यस, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग है ना एडू। सर, वॉइस क्लियर है मेरी साइड से? हाँ हाँ, वॉइस क्लियर है। सर जैसे कि मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इसमें स्टडी तो नहीं की क्योंकि मेरे थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है। तो हाँ, जैसे कोई कि बात नहीं, सबने कोई बताया बात। कि थॉट्स हाँ ऑफ पाकिस्तान के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में डिफाइन किया है अंबेडकर ने। हाँ उन्होंने हाँ हाँ सही बोला है कि वो सर्वोच्च परी है, बट हाँ हाँ। उसमें क्या होता है कि अनटचेबिलिटी की बात नहीं आती है, कि जैसे एज अ ट्रीट करते हैं कि अनटचेबल है, इसको ये वर्क नहीं करने दिया जाएगा, ऐसे जैसे होता है कि हम इससे कुछ काम नहीं लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है इस मजहब में। जी। सबको एज अ गेस्ट ट्रीट किया जाता है। कोई भी आए हमारे उस पर दर पर बोलते हैं जैसे, तो वो उसको ऐसा एज अ गेस्ट ट्रीट किया जाएगा उसको। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। हाँ, वो उनके अपने पॉइंट सर व्यू ये था। अनटचेबिलिटी हाँ। की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई भी इंसान होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो वो इसीलिए उसको सही करने की कोशिश करता है। मेन मकसद उसका वही होता है। जब उस स्ट्रगल से वो गुजर रहा होता है, यानी कि मीन्स उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पब्लिक के सामने, सोसाइटी के सामने, तभी वो उसको स्ट्रगल हर कोई नहीं कर पाता है। उसमें भी एजुकेटेड होना बहुत जरूरी होता है। राइट राइट। जी जी सर, मैं इतना हाँ, ही बताऊंगी। ओके मतलब मीन्स यही ओके ओके। कहना चाह रहे हाँ। हैं कि वो अनटचेबिलिटी में कि अपने आप को एजुकेटेड बनाओ, तभी आप अपनी जो अनटचेबिलिटी है, आपको ऐसे फील मत कराओ दूसरे को कि हम इस लोग से, हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यही कहा कि अपने हाँ आप को हाँ खुद हाँ से ऐसा बनाओ कि लोग हमें ऐसी नजरों से ना देखें। हाँ हाँ, ये बात तो सही जो है, उनका अपना पॉइंट ऑफ जी व्यू जी था, और क्योंकि वो उस चीज से गुजरे थे तो इसलिए उन्होंने ये थ्योरी दी थी। जी जी तो सर, हाँ सबका हाँ इंसिडेंट होता है सर, कहीं ना हाँ कहीं, तो हाँ इसीलिए वो इस चीज को बोले। हाँ हाँ, नहीं सही है, जी ठीक है। तो वो अभी हाँ, केपी जी, हाँ, बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ थैंक यू सर। सर हाँ। एक्चुअली मैं थॉट्स ऑन पाकिस्तान में जितना मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं इस बारे में, तो मैं एमराई को सुन रहा था। तो वो जितना हम्म कहते थे कि धर्म को देखकर हम्म बात की, धर्म को देखकर ही सर्वोपरि है, इस वजह से उस बुक को लिखा हम्म गया है। बाकी अनटचेबिलिटी हम्म। की बात तो मुस्लिम कम्युनिटी में है नहीं सर, वैसे जहाँ तक मुझे पता है। हाँ हाँ, उसमें नहीं है। इतना हाँ इतना कहना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ, नहीं सही कहा आपने। और जो है, खैर मैंने भी इसको नहीं पढ़ा है, थॉट ऑन पाकिस्तान या इसके बारे में, तो मैं सर बता नहीं मेरा एक सकता। इंसिडेंट है, मैं सर बताना दिया हुआ चाहूंगी है कि एक उन्होंने बार। इसमें। मैं पढ़ी हूँ, मैं एसएस भेज दूंगी हेलो आपको। हाँ हाँ, हाँ ओके। हाँ, हेलो सर। ये दिया हुआ है उसने, उसे एडिशन करते हुए कहा है कि मुस्लिम्स के हाँ नेवर बी सेकुलर, ये भी उन्होंने इसमें हाँ बताया हाँ है कि एक हाँ। ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा हाँ रिलीजन को ही हाँ प्रायोरिटी देगी। हम्म। तो वहां पर उसने हाँ हाँ इनको ये भी क्रिटिसाइज करते हुए कि ये कम्युनिटी कभी सेकुलर नहीं हो सकती। तो हाँ। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में सर ही है, थॉट्स ऑन मेरा 100% पाकिस्तान में श्योर। वो दिए हैं। हाँ 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 सर हाँ। मेरा खुद का इंसिडेंट है कि एक बार मैं ना पार्क में गई थी, वहां पर मतलब वॉशरूम वगैरह तो होते ही हैं, तो वहां पर हम्म साफ सफाई के लिए भी होते हैं लोग। तो वहां पर आंटी लोग साफ सफाई करके निकल रही थी, मेरे को बोला कि सड़क पार करा देना। मैंने ऐसा उनको ट्रीट नहीं किया, आप लोग ऐसे हो क्या, मतलब कि जबकि मैं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा साफ सफाई वाली बात है, बट मैंने उनको एज अ ट्रीट ऐसे नहीं कराया कि आप इस लोग इन कास्ट से बिलोंग करते हो। मैंने उनको ऐसे ट्रीट नहीं करा क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे पता है अगर मैं उनसे ऐसे बिहेव करूंगी तो मैं उनमें एजुकेटेड में और अनएजुकेटेड में क्या फर्क रह जाएगा फिर। राइट राइट राइट। अच्छा है, देखिए आप एजुकेशन से चीजें सीख रहे हो और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो, यही बदलाव है, यही करना भी चाहिए। देखिए, ये जो थिंकर जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कास्ट और अलग अलग पर्सपेक्टिव से काम किया, अपनी बात को रखा उन्होंने, तो उनके पीछे उनका एक बैकग्राउंड था जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें अपनी राइटिंग्स में कह पाए, अपनी राइटिंग्स के थ्रू कह पाए, और
सिर्फ राइटिंग से ही नहीं कही बल्कि लीगली भी उसको इन्फोर्स कराया भारत में थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीजें उन्होंने करी क्योंकि वो इस चीजों से गुजरे थे, उनका एक बैकग्राउंड रहा, और इस वजह से उन्होंने कहा हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो उन्होंने उस समय किया उसको हम पढ़ें, समझें, और क्यों किया, क्या उसका रीजन था उसके बिहाइंड, उसको समझें, उसको लॉजिकली देखें, रेशनली देखें। अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि हमारा भी ये, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़ते ही हो कि आपका एक एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है जो आपसे बर्थ से ही जुड़ जाता है और जो आपके चिपक जाता है, आपके जल्दी छूटता नहीं। और एजुकेशन जो है वही इन सभी चीजों को धुलती है, साफ करती है। आपके ऊपर लगे हुए ये जो दाग हैं, जो बर्थ होते ही आपके अंदर लगा दिए जाते हैं, तो उसको वो निकालती है, उसको वो समाज को दिखाती है। हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो समाज के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, और एजुकेशन से ही हम समझ रहे हैं समाज को। वैसे तो हर एक का पर्सपेक्टिव समाज को लेकर के अलग अलग है, जो सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़ता है वो भी समाज के बारे में बोलता है। लेकिन क्योंकि आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, समाज को पढ़ रहे हो, समाज को समझ रहे हो, उसके अंदर जिन जिन बड़े बड़े लोगों ने काम किया, थिंकर्स ने काम किया, किसी पर्सन का एक अलग पर्सपेक्टिव रहा उसमें, तो वो सब चीजें आप सोचिए पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो आपका पर्सपेक्टिव उस नॉर्मल पर्सन से अलग होना चाहिए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि आपका पर्सपेक्टिव उस इंसान से अलग होना चाहिए जो नहीं पढ़ पा रहा है इन चीजों को, वो भी समाज को समझ रहा है अपने दायरे से, अपने पर्सपेक्टिव से। आप अपना पर्सपेक्टिव इन सभी बुक्स को, थिंकर्स को पढ़ के बना रहे हो, तो आपका पर्सपेक्टिव अलग हो जाना चाहिए। आप जब उसको समझाओ तो वो लगे, उसको लगे कि हाँ मैं एक पढ़े लिखे इंसान, एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जो मुझे जो नहीं पता था वो बता रहा है ये। ओके, सो बस मेरा इतना ही कहना था। और कमल भी हमारे साथ थे, बट काफी टाइम हो गया। अगर कमल, वैसे तो अब इतना समय रह नहीं गया। यस सारिका, हाँ आप बोल नहीं पाई थी। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सारिका। सर नेटवर्क इशू की वजह से वॉइस नहीं जा रही थी मेरी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जी सर। बोल सकती हो। हाँ हाँ सर देखा कि बी आर अम्बेडकर कितने वेल एजुकेटेड थे। सर इस लेवल पर एजुकेशन मिलने के बाद भी उन्होंने हर एस्पेक्ट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को होते हुए देखा। तो सर कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म से किस कदर नफरत थी। तो सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी 21वीं सदी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। अभी भी ये सारी चीजें हैं हमारी समाज में। जैसे कि सर मैं जिस विलेज से हूँ सर, मेरा जो मतलब विलेज है यहाँ पे ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादा हैं। तो सर अगर कोई शूद्र जाति से टेम्पल में अगर एंट्री कर लेता है तो सर शुद्धिकरण होता है हमारे गांव में टेम्पल का। तो सर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी भी हैं। अब हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी सर पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हो पा रही है आज भी। मैं खुद सर मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ब्राह्मण के बच्चों को ट्यूशन देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मतलब प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वो अगर फी नहीं भी देते हैं फिर भी मैं उन्हें पढ़ाती हूँ सर। मुझे मतलब खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। मतलब घर वाले भी बोलते हैं कि ऐसे फ्री में कौन पढ़ाता है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है सर। और मैं मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव, मतलब ऐसी चीजें मैं नहीं करती कभी भी। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन है मैंने कुछ तो सीखा है बी आर अम्बेडकर से। बहुत अच्छी बात है। और ये बड़ी दुख की बात है कि आज भी जो है इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा हो, क्योंकि हम इस इतने टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। आज के इस समय ये सारी चीजें मिट जानी चाहिए समाज से, लेकिन आज भी अगर ये कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी लेवल पे हो रहा है, तो अच्छी बात नहीं है।
और आप जो एक ये जो वर्क कर रहे हो, इसके लिए बहुत 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 मतलब शुभकामनाएं आपको कि ऐसे ही आप इस वर्क को करते रहो, ऐसे सेल्फलेस जो काम कर रहे हो आप विदाउट एनी सेल्फ एडवांसमेंट, बहुत ही अच्छा है। और हाँ हाँ सर। जी सर, B.R. अम्बेडकर ने तो सर संस्कृत भी पढ़ी थी और फिर इन्होंने वेदास को एक वर्थलेस सेट ऑफ बुक्स बताया था। फिर इनका मानना था जब तक कास्ट रहेगी तो एक आउटकास्ट रहेगा। तो वो ना सिर्फ कास्टिज्म के अगेंस्ट थे बल्कि एक कंप्लीट एनिहिलेशन चाहते थे कास्ट की। जी सर, अगर हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो ये वहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है भीमराव अम्बेडकर का। इनकी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल थी, जैसा कि आप सबने बताया, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो सर ये सब भी हमने पढ़ा, सब सारी पार्टिसिपेंट ने बता दिया, तो फिर अब मैं क्या बताऊं। नहीं नहीं बहुत और जी सर, कल माला जी ने बुक्स भी बोला था बताने के लिए, तो अभी हाँ तक हाँ किसी ने बताया नहीं, तो फिर मैं बता दे रही हूँ। हाँ सर, हाँ जो इनकी बुक थी वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में आई थी। फिर इम्पेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स वो 1943 में आई थी। फिर द अनटचेबल्स हु आर दी 1946 में। फिर हु वेयर द शूद्रास 1946 में, ये भी आई थी। फिर स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में। सर ये सारी बुक्स जो है इनकी, जितनी मुझे याद है, ये जून वाले हाँ पेपर में भी ये पूछा था। हाँ हाँ बिल्कुल सही फिर कहा आपने। हाँ हाँ फिर इनका एक और मूवमेंट था कालाराम टेम्पल का, जिसमें शूद्रास को एंट्री नहीं मिलती थी। तो फिर इसके लिए भी इन्होंने मूवमेंट किया था। इसमें इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से इंस्पायर्ड होके बताया था, जिसमें इन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिलिटी की बात की थी। हाँ 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 नहीं अच्छा बोल रही हैं आप। और बहुत ही अच्छा बताया आपने बुक्स। हाँ सही में किसी ने नहीं बताए थे बुक्स को, तो आपने बुक्स को डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा किया। और थैंक यू सर। कोई बात नहीं, उस शुरुआत में नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो इस वजह से नहीं हो पा रही थी बात, बट इट्स ओके। देखिए आप जब कोशिश करते हो बोलने को तो आपको खुशी होती है अंदर से ही कि हाँ मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। और देखिए कैसे सारिका बिना किसी सेल्फ एडवांसमेंट के लोगों को पढ़ा रही, बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये एक बहुत ही जी अच्छा सर, कार्य है। हाँ हाँ अगर आज मैं नहीं अ, बोलती तो फिर मुझे ऐसा लगता कि मैंने आज कुछ मतलब सारा मेरा पढ़ा हुआ ऐसे ही चला गया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी टाइम देते हैं, वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आप सही में नहीं बोल पाई थी तो मैंने आपको टाइम दिया। और बहुत अच्छा बोला आपने। तो वही है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था आज, और सबने बहुत अच्छा बोला, अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा और कोशिश करी जानने की बी आर अम्बेडकर को आज के समय में, और कैसे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे कास्ट को लेकर के, समाज को लेकर के, और क्या उनकी विचारधारा उस समय कैसे बनी, उसका कारण क्या था, वो भी आपने बताया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। हाँ रोली। हाँ सर, मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि जो हमारे देश की कमजोर हिस्से हैं उसको हटा करके जो हमारी देश की जो कमजोर हिस्से हैं उसे ऊपर उठाएं और अपनी जिम्मेदारी से रूबरूब हों। उन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्मा, और कहा था आत्मवत सर्वभूतेषु। उन्होंने कहा कि जो हमारी सभी जीवात्माएं हैं उन्हें अपने तरीके से देखना चाहिए सोसाइटी में, किसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए, वरना फिर जो हमारी हायरार्की है वो हमेशा हमेशा के लिए हायरार्की में ही रह जाएगी। ऊंच जाति भेदभाव ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। जब तक हम खुद का एक पर्सपेक्टिव नहीं अपनाएंगे तब तक ये जो हमारी सोसाइटी है वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उन्होंने सबसे पहले तो अनटचेबल को दूर किया।
आज हमारे सोसाइटी में कहीं गांव-गांव में देखा जाता है कि अभी भी ये सब जो ब्राह्मण है उनकी मानसिकता बन चुकी है, ये सब की अनटचेबल है, हम इन्हें अपने खान-पान में नहीं लाएँगे, अपने रास्ते पे नहीं जाने देंगे। बट ये सबसे पहले जो हमारी भारत समाज है, जो ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इन्हीं ने आवाज़ उठाया था अनटचेबल मिटाने का, और मिटा भी कहीं न कहीं। और हाँ सर, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ओके। सो काफी मतलब बोलने की सबको मतलब इच्छा थी, बट आई अंडरस्टैंड इस समय की कमी भी है। और कपिल कुमार भी हमारे साथ जुड़े थे, कमल भी थे, बट आई थिंक बहुत समय हो गया है। तो हम कल जो है नए थिंकर के साथ इनको भी जो है मौका देंगे और बोलने का। तो काफी समय हो गया है, इस वजह से मैं यहीं पे इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि जो भी थिंकर आपको मिल रहा है वो समाज, क्योंकि हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो डेफिनेटली देयर थ्योरीज इज रिलेटेड टू रिलीजन, कास्टिसिज्म, सोसाइटी, देयर डेवलपमेंट, what is discrimination in the society on the basis of class, caste, creed, sex, religion, वो आएगा ही आएगा। तो उस पे आप कोशिश करिए उनको समझने की। हाँ, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हो ही सकता है, बट उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत डालिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप फिर खुद ही बाइस्ड हो जाएंगे। जैसे कि हमको रिसर्च में कहा भी जाता है कि हम पर्सनल चीजों को अलग हट करके रिसर्च करें, अदरवाइज हम रिसर्च नहीं कर सकते। फिर हम एक बाइसिंग करने लगेंगे, हम बाइस्ड हो जाएंगे। ये सत्य है कि पूर्णतया सत्य कोई नहीं बोल सकता, जिसकी बात थॉमस खन कहते ही हैं फाल्सिफिकेशन के कंसेप्ट में, कि एवरीथिंग इज फुल्ली नॉट ट्रू, देयर इज some kind of falsifiability in everything whatever we have speak or research, but फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हम टॉपिक या जो भी चीजें हैं उसके पर्सपेक्टिव से बोलने की कोशिश करें। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत ही वाइब्रेंट डिस्कशन रहा। इसको सुन करके बहुत अगर कोई इसको सुनेगा तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी बी आर अम्बेडकर के बारे में। सो इसको जरूर सुनिएगा। और कल हम एक श्रेणी के साथ चल रहे थे कास्टिसिज्म में, ल्यू डिमो, एमएन श्रीनिवासन, और हम पी आर अम्बेडकर एक एक्सट्रीम लेवल पे हमने कास्टिसिज्म को ले गए आज। और अब मैं जो है यहाँ पे, वैसे तो मैं नहीं चाहता हूँ अब और कास्टिसिज्म के ऊपर, बट हम कल कोशिश करेंगे कि एंद्रे बेते को भी देख ले, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन सोशियोलॉजी में। तो एंद्रे बेते को हम कल डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा एग्रेरियन पार्ट भी उनका है, तो वो भी हम कल देख लेंगे। ओके, सो कल मिलते हैं, और प्लीज आइएगा आप लोग। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आते, हाँ, बहुत अच्छा लगा। शिवांगी जैन जी, आज आपको काफी लेट हो गई आने में, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। कल आप जुड़िएगा। और हाँ सर, एक टाइम लिमिटेशन बता दीजिए, मतलब सबको टाइम बराबर मिल सके। एक मतलब 5 मिनट 10 मिनट ऐसे रहेगा तो सबको बराबर मौका मिल पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पा रहा है। आई अंडरस्टैंड। हाँ, ये बात तो सही है। बस मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग थोड़ा से टाइम लिमिटेशन में बोले, क्योंकि वो उनका अपना अपना ही मंच है और बोलने का अपना मंच है। तो आप लोग खुद ही सोचें कि दूसरे को भी मौका दें बोलने का, जो कि हमारा रूल भी है, हमने बता ही रखा है पहले से ही कि आप लोग अपने टाइम लिमिट से बोलें। एक पॉइंट वाइज बोल दें, जो भी आप पॉइंट बोल सकते हैं वो बोल दें। दैट इज वेरी गुड। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल आप फिर से जुड़िएगा तो हम लोग एंड्रे बेते को डिस्कस करेंगे। ओके, सो सी यू टुमारो। ओके, हैव अ गुड नाइट। ओके सर, बाय। ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके।